स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम का। केमिकल इक्विलिब्रियम का अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम एक छोटी सी चीज़ के साथ, एक नए टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जिसका नाम है के एक्स। के एक्स वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट किया जाता है मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में। मोल फ्रैक्शन तुम लोगों को पता होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हमने बात किया हुआ है। किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल से हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं आज वो हम स्टार्ट करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं के एक्स। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्स इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो सपोज हम मान लेते हैं कि कोई एक जनरल इक्वेशन है ए गैस प्लस बी गैस से कन्वर्ट हो रहा है सी गैस प्लस डी गैस, जो हमारी जनरल इक्वेशन ये हमने मान लिया। तो इसके लिए जो के एक्स लिखा जाता है ना, वो के एक्स कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सी टू द पावर सी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू द पावर ए और एक्स बी टू द पावर बी। ठीक है, ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। के एक्स क्या है? के एक्स है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of mole fraction, ठीक है, in terms of mole fraction। और अगर तुम लोगों को पता हो कि अगर हमें यहाँ पे बात करूं के एक्स के यूनिट की, कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं के एक्स का जो यूनिट है वो क्या होगा, तो के एक्स का जो यूनिट होता है वो कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है का मतलब क्या है? के एक्स जो होता है वो होता है यूनिटलेस। मैं यूनिटलेस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो मोल फ्रैक्शन होता है, ये मोल फ्रैक्शन खुद एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालते कितने हैं? मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, तो मोल से मोल तो कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स खुद एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो के एक्स भी क्या होगा? यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। मतलब के एक्स जो होता है, ये वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते एक और चीज़ समझते हैं कि जैसे हमें पता है ये चीज़ जो हम स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पढ़ चुके हैं कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कैसे निकाला जाता था? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा हुआ है? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जांपल की तरह देखते हैं कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ए का निकालना है, तो पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल लिखते रहते हैं हम उसको, है पी टोटल लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास उसका पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। चलो, तो इतनी चीज़ तुम्हें याद रखनी है, ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से। हमें क्या पता है? हमें पता है कि केपी कैसे लिखा जाता है। इस रिएक्शन का केपी कैसे लिखा जाएगा? इस रिएक्शन का केपी लिखा जाएगा पीसी टू दी पावर सी इंटू पीडी टू दी पावर डी डिवाइडेड बाय पीए टू दी पावर ए इंटू पीबी टू दी पावर बी। ये है ना इसका केपी लिखने का तरीका, बहुत बढ़िया। ये इसका केपी लिखने का तरीका है। तो अगर मैं बात करूं कि ये पीए पीबी पीसी और पीडी यहाँ पे क्या होते थे? पीए पीसी पीडी यहाँ पे होते थे पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर होते थे, तो अगर मैं पीए की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो पीए किसके बराबर होगा? एक्स ए इंटू पी के बराबर। पी हो गया पी टोटल। पीबी की वैल्यू बात करूं तो पीबी क्या होगा? पीबी होगा एक्स बी इंटू पी टोटल। पीसी की वैल्यू बात करूं तो पीसी किसके बराबर होगा? एक्स सी इंटू पी टोटल, ठीक है। और पीडी की वैल्यू बात करूं तो पीडी किसके बराबर होगा? एक्स डी इंटू पी टोटल। ये सब चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। इन चारों वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो के पी इज इक्वल टू पी सी टू द पावर सी। पी सी क्या है? पी सी है एक्स सी इंटू पी, तो ये है एक्स सी इंटू पी टू द पावर सी इंटू एक्स डी इंटू पी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय एक्स ए इंटू पी टू द पावर ए इंटू एक्स बी इंटू पी टू द पावर बी। ये चीज़ क्लियर हो रही है? क्या किया है?
आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। के पी इज इक्वल टू, अगर तुम्हें दिख रहा होगा कि ये पी 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 और पी कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक्स सी एक्स डी एक्स सी और एक्स बी आ रहा है, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स सी टू दी पावर सी एक्स डी टू दी पावर डी डिवाइडेड बाय एक्स ए टू दी पावर ए इंटू एक्स बी टू दी पावर बी, ठीक है, इंटू पी टू दी पावर, पी टू दी पावर क्या है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, पी टू दी पावर हो जाएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अगर मैं बात करूं कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये जो चीज़ तुम्हारे पास लिखी हुई है, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये चीज़ लिखी हुई क्या है, ये चीज़ लिखी हुई है के एक्स, ये चीज़ क्या लिखी हुई है के एक्स, और ये चीज़ क्या लिखी हुई है डेल्टा एन जी। ये चीज़ क्लियर है? अगर ये चीज़ डेल्टा एन जी लिखी हुई है तो उसको थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में निकालते हैं, के पी इक्वल टू के एक्स इंटू पी टू दी पावर डेल्टा एन जी। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया के पी और के एक्स के बीच में, मतलब के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा के एक्स इंटू पी टू द पावर डेल्टा एन जी। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन पार्शियल प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन मोल फ्रैक्शन के बीच में ये रिलेशन होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरली क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सबसे ज़्यादा तो के सी के फॉर्म में दिया होता है। सेकंड चांसेस है कि के पी के एक्स के फॉर्म में तुम्हें बहुत रेयरली कहीं पे मिलेगा कि वो तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पी बोलूँ तो पी क्या है, पी है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सिंपल सा तुम्हें बस ये रिलेशन याद रखना है और के एक्स कैसे लिखा जाता है ये याद रखना है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्स की बात कर रहे हैं, ये सिंपल सी चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो अब चलते हैं कुछ बेसिक चीज़ों को समझने के लिए, कुछ स्पेशल केस देखने की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं तुम्हें टोटल 2 स्पेशल केस बताऊंगा। स्पेशल केस 1, स्पेशल केस, स्पेशल केस की बात करते हैं, केस 1। केस 1 क्या है उसके बारे में देखते हैं। मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इफ t इज इक्वल टू 1/r हो जाता है, अगर कोई क्वेश्चन है और इसके अंदर क्या हुआ है t इक्वल टू 1/r हो गया, ठीक है, तो अगर मैं एक फॉर्मूला है मेरे पास, वो होता है के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। इस फॉर्मूले में अगर मैं t इक्वल टू 1/r पुट करता हूं तो ये क्या होगा, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर इंटू 1/r, टी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1/r टू दी पावर क्या हो गया डेल्टा एन जी। तो यहाँ से के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा के सी इंटू 1 टू दी पावर डेल्टा एन जी, है ना। और 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा ना। तो यहाँ से के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा के सी। अब के पी इक्वल टू के सी कब कब होता था, एक तो जब डेल्टा एन जी जीरो हो, लेकिन एक और कंडीशन यहाँ पे बन सकती है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर टी इक्वल टू 1/r दिया हुआ है तो वहां पर भी के सी के पी इक्वल टू के सी होगा, चाहे डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो है या नहीं है फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो नहीं भी होगा शायद तो भी आंसर आ जाए, जीरो हो जाएगा तो भी आंसर आ जाएगा। तो थोड़ी सी चीज़ें याद रखने की, किसी क्वेश्चन में बस टेम्परेचर की वैल्यू 1/r के बराबर ना दी हुई है। अगर किसी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू 1/r के बराबर अगर दे दी गई है तो तुम्हें वहां पर समझना है कि वो क्या बोल रहा है, वहां पर के पी इक्वल टू के सी होगा। चीज समझ में आ रही है कि क्या बोल रहा हूँ, के पी इक्वल टू के सी कब होगा, इफ टी इक्वल टू क्या हो जाए 1/r। बस इतना सा याद रखोगे तो पहला केस कंप्लीट हो गया कि किसी क्वेश्चन के अंदर अगर t की वैल्यू 1/r के बराबर है तो kp बराबर kc हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला चलता है केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की बात करें तो जैसे कि सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम, kp इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको kp/kc इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी हो जाएगा, ठीक है। मैंने ले लिया दोनों तरफ लॉग, मैंने क्या लिया दोनों तरफ लॉग, तो ये हो गया लॉग ऑफ के पी बाई के सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर टी टू दी पावर डेल्टा एच।
ये चीज़ क्लियर है। आगे चलते हैं। मैंने क्या किया, मुझे पता है कि अगर इस log में कुछ भी पावर होता तो वो पावर आगे आ जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया log ऑफ के पी बाई के सी इक्वल टू डेल्टा एन जी log ऑफ आर टी। ये चीज़ क्लियर है। अब मैंने क्या किया, बस इसको इधर लेके आ गया, log ऑफ के पी बाई के सी माइनस डेल्टा एन जी log ऑफ आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये कुछ एक इक्वेशन हमारे पास बन के आ रही है यहाँ पे, ठीक है। log के पी बाई के सी माइनस डेल्टा एन जी log ऑफ आर टी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बताने का मीनिंग क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि वो ग्राफ दे देता है किसके बीच में, log ऑफ के पी बाई के सी और log ऑफ आर टी के बीच में। तो उसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, वो स्लोप होगा डेल्टा एन जी के बराबर, ठीक है। तो सिंपल सा इस चीज़ को समझाने के लिए इक्वेशन मैंने तुम्हारे यहाँ पे बनाया है। जनरली कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि जैसे ही log आता है तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, और जैसे ही तुम्हारा दिमाग खराब होता है तो तुमसे क्वेश्चन बनते नहीं है। इसी वजह से ये अगर चीज़ कहीं पे आती है तो उसे घबराना नहीं है। ये चीज़ सिंपल क्या समझा रही है हमें, ये सिंपल या तो वो हमसे ये, अब अगर कोई पूछ लेगा log ऑफ के पी बाई के सी और log ऑफ आर टी के बीच में ग्राफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, उसका स्लोप हो जाएगा डेल्टा एन जी। और उसका स्लोप अगर डेल्टा एन जी हो जाएगा तो बस नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, जो भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ से आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिंपल तुम्हें ये केस 1 और केस 2, ये स्पेशल केस दोनों अच्छे से याद रखने हैं, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। तो अब अपना अगला टॉपिक है जिसका नाम है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट वर्ड तुम पढ़ चुके हो, कुछ दिन पहले ही मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, कहाँ पर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जहाँ पर हम गिब्स एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम का मेन पार्ट है। तो यहाँ पे हम इसको और ज़्यादा अच्छे से देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है और ये क्या हमें समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें अमाउंट, रिलेटिव अमाउंट बताता है कि प्रोडक्ट कितना है, उसके करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट कितना बचा रह गया है। ये सारी चीज़ें हमें रिएक्शन कोशेंट बताता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं। वही हर बार जनरल इक्वेशन देखते हैं, तो इस बार वापस से स्टार्ट करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। ए गैस प्लस बी गैस से कन्वर्ट हो रहा है सी गैस प्लस डी गैस। ये चीज़ लिखी हुई है हमारे पास, ये चीज़ लिखी हुई है। तो इसके लिए जो Q होता है वो Q किसके बराबर होता है, वो Q होता है C टू दी पावर C, D टू दी पावर D, A टू दी पावर A और B टू दी पावर B। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये तो क्या लिखा हुआ है, ये तो KC के बराबर लिखा हुआ है सर, ये तो KC ही लिख रहे हो, इसको Q क्यों लिखा हुआ है। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये चीज लिखते, ठीक है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझो, थोड़ा समझाता हूँ स्टार्टिंग से। केसी क्या होगा, केसी भी क्या होगा, सी टू दी पावर सी, डी टू दी पावर डी, ए टू दी पावर ए, बी टू दी पावर बी। और ये चीज मैं निकाल रहा हूँ एट इक्विलिब्रियम। अब समझोगे इस चीज को, एक बार अच्छे से समझोगे क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये दो अलग अलग चीजें, दो सेम चीजें, लेकिन दोनों का जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है कि एक की वैल्यू क्यू, एक की वैल्यू कैसी, तो ये डिफरेंट क्यों है। देखो सपोज मान लेते हैं कि कोई भी रिएक्शन है हमारे पास, उसका इक्विलिब्रियम 10 मिनट के बाद आ जाएगा। जैसे ही रिएक्शन शुरू होगी तो उसका इक्विलिब्रियम कितने मिनट बाद आ जाएगा, 10 मिनट बाद। ये मैंने मान लिया, ठीक है। अज्यूम करते हैं कोई रिएक्शन। अब मेरे को क्या पता चला, मेरे को उसको 5 मिनट के बाद चेक करना है, क्या कहीं 5 मिनट में तो नहीं आ गया। तो 5 मिनट में अगर रिएक्शन अगर मैं चेक करूंगा तो 5 मिनट में भी मैं ये वैल्यू तो निकाल सकता हूँ ना। 5 मिनट में भी कुछ ना कुछ तो सी की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, ए और बी भी कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। तो वहां पे अगर मैं इस चीज की वैल्यू निकालूंगा तो वो वैल्यू तो मैंने 5 मिनट पे निकाली है, वो वैल्यू मैंने 10 मिनट पे नहीं निकाली है। मतलब अगर 10 मिनट पे निकालूंगा तो वो वैल्यू किसके लिए निकल के आएगी, वो वैल्यू इक्विलिब्रियम पे निकल के आएगी। लेकिन क्या 5 मिनट पे भी वो वैल्यू इक्विलिब्रियम के लिए निकल के आएगी, नहीं। 5 मिनट पे वो वैल्यू इक्विलिब्रियम के लिए निकल के नहीं आएगी। तो उस टाइम पे जो वैल्यू निकल के आएगी उसको मैंने क्यू बोल दिया।
लेकिन वही चीज अगर मैं t इक्वल टू 10 मिनट पे निकालूंगा तो वो चीज को मैं इक्विलिब्रियम बोल दूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी टाइम पे निकाल रहे हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम को छोड़ के अगर हम किसी भी टाइम पे निकाल रहे हैं या इक्विलिब्रियम को इंक्लूड भी कर लो तुम, तो उस वैल्यू को, मतलब कौन सी वैल्यू की, जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टिव कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, उस वैल्यू को मैं रिएक्शन कोशेंट बोलूंगा। और इसी चीज को अगर मैं इक्विलिब्रियम पे निकालूंगा तो उस चीज को मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के नाम से पहचानूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और देखते हैं अब इसका क्या मीनिंग है, ये क्या करता है। तो ये जो क्यू, इसको क्यूसी लिख देता हूँ। क्यूसी क्यों लिखता हूँ? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में हम रिएक्शन कोशेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्यूसी का काम क्या है, क्यूसी हमें क्या बताता है, ठीक है। तो क्यूसी हमें क्या बताता है, थोड़ा सा उसको अच्छे से देखते हैं। इसके अंदर टोटल 3 केस बनते हैं, ठीक है, टोटल 3 केस बनते हैं। तो मैं हर एक केस को थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। पहले केस ए। केस ए हमें क्या बोल रहा है कि जो क्यूसी होता है ना, वो क्यूसी हमें ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, या वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर भी अभी प्रेजेंट ही है, ठीक है। तो केस वन की बात करते हैं, क्यूसी ग्रेटर देन केसी। सपोज क्यूसी ग्रेटर देन केसी का क्या मतलब है कि सपोज मैंने किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैंने कुछ ये इसकी वैल्यू निकाली कॉन्सेंट्रेशन की, और मुझे ये केसी की वैल्यू पता है। तो जो क्यूसी की वैल्यू निकल के आई वो केसी की वैल्यू से ज्यादा निकल के आ गई, ऐसा कुछ बना, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकाला तो ये था, उसी रिएक्शन के लिए अगर इक्विलिब्रियम पे निकालोगे तो केसी निकल के आएगा, और किसी दूसरे पर्टिकुलर टाइम पे निकालोगे तो क्यूसी निकल के आएगा। तो मैंने जब इन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि क्यूसी की वैल्यू जो है वो केसी से ज्यादा है, ठीक है, ये मुझे पता चला। तो अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा है तो मुझे अब ये बताना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो आप खुद सोचोगे, क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है, समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट क्या है, कम है। प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है मतलब, वो रिएक्टेंट कम बना है। अब कोई भी रिएक्शन क्या चाहेगी कि वो इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट हो जाए, जिधर उसका इक्विलिब्रियम हो। लेकिन अब हुआ क्या कि जो क्यूसी हमने निकाला उसमें हमारा प्रोडक्ट ज्यादा आ गया, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था, कम। अगर प्रोडक्ट कम बनना चाहिए था तो उस रिएक्शन की टेंडेंसी क्या होगी कि वो प्रोडक्ट को धीरे धीरे कम करे, ताकि वो किसकी तरफ आ जाए, ताकि वो इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाए। तो ये जो भी रिएक्शन होगी ये इक्विलिब्रियम की तरफ आएगी, और इक्विलिब्रियम की तरफ आने के लिए इसको रिएक्टेंट की तरफ जाना पड़ेगा, और रिएक्टेंट की तरफ जाना पड़ेगा मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना है मतलब जो रिएक्शन जानी चाहिए वो जानी चाहिए तुम्हारी बैकवर्ड रिएक्शन होनी चाहिए, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जो होगा वो रिएक्शन का क्या होगा, फ्लो होगा, अगर क्यूसी ग्रेटर देन केसी है। केस बी, क्यूसी लेस देन केसी, ये भी कंडीशन हो सकती है। अब इस कंडीशन में क्या है कि केसी ज्यादा है, क्यूसी कम है। क्यूसी कम मतलब प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट कम है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए हमें प्रोडक्ट तो ज़्यादा चाहिए, और अगर हमें प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने के लिए हमें किस डायरेक्शन में रिएक्शन को लेके जाना पड़ेगा, रिएक्शन को लेके जाना पड़ेगा हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैंने क्यू की वैल्यू निकाली और इक्विलिब्रियम पे के की वैल्यू निकाली, तो जो हमारे पास क्यू की वैल्यू है वो कम थी, केसी की वैल्यू ज़्यादा थी। इसका मतलब है कि अगर हमें केसी की तरफ जाना है, हमें इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है, तो हमें रिएक्शन किधर लेके जानी पड़ेगी, हमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जानी पड़ेगी। थर्ड है क्यूसी इक्वल टू केसी। ये भी तो हो सकता है ना कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो शायद इक्विलिब्रियम पे निकाली है। इस क्यूसी इक्वल टू केसी का मतलब है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, हम इक्विलिब्रियम पे ही हैं, हमें ना तो फॉरवर्ड जाने की ज़रूरत है ना ही हमें बैकवर्ड जाने की ज़रूरत है। तो ये टोटल 3 कंडीशन बनती है कि या तो रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है, या रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकती है, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे भी हो सकती है। तो एक तरीके से बोल सकते हो कि रिएक्शन कोशेंट एक ऐसा टर्म है जो हमें किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में बताता है कि वो जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, किस डायरेक्शन में उसका फ्लो होगा। तो हम ये क्यूसी से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका डायरेक्शन कैसा होगा, बैकवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा, या कहीं कुछ डायरेक्शन नहीं होगा, वो एक जब इक्विलिब्रियम पे होगी तो उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा।
ठीक है। तो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है। ये 3 चीज़ें तुम्हें बस याद रखनी है। बाई चांस अगर भूल भी जाओ तो सिंपल सी चीज़ों से तुम्हें समझना है कि क्यूसी ज़्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट कम करना है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, तो प्रोडक्ट कम करने के लिए पीछे जाएंगे मतलब बैकवर्ड। क्यूसी कम है तो इसको केसी की तरफ पहुंचना है, तो क्यूसी को बढ़ाना पड़ेगा। क्यूसी को कैसे बढ़ा पाएंगे? जब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो कैसे बनेगा? जब फॉरवर्ड जाएगा, और QC इक्वल टू कैसे आ जाएगा? इसका मतलब क्या है कि हम इक्विलिब्रियम पे ही प्रेजेंट है। तो अब आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन कौन से फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनोगे। पहला फैक्टर है इसका रिप्रेजेंटेशन। पहला फैक्टर है इसका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? अच्छे से समझोगे, काफी कुछ थोड़ी मैथमेटिकल चीजें हैं, बहुत सिंपल सी चीजें समझोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि तुम्हारे पास कोई रिएक्शन लिखी हुई है ए से बी, ठीक है। ये कुछ लिखा हुआ है ए से बी, तो मुझे इस रिएक्शन का अगर केसी लिखना है तो खुद बताओ इस रिएक्शन का केसी क्या होगा? इस रिएक्शन का केसी होगा बी बाय ए, ये होगा ना। अब मैंने क्या किया, मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। मैंने इस रिएक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स। अगर मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो मुझे इसका केसी लिखना है, तो मैंने इसको केसी डैश पुट कर दिया। केसी डैश क्या होगा? ए बाई बी। ये चीज समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं किसी रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं तो उसके केसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो खुद बताओ इस और इसमें क्या रिलेशन हो सकता है? इस और इसमें रिलेशन होगा कि केसी डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1/KC के बराबर। ये उसका उल्टा ही तो लिखा हुआ है। केसी डैश किसके बराबर है? केसी डैश है 1/KC के बराबर। मतलब यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/, हो जाता है। ये समझ में आ रही है? तो केसी डैश किसके बराबर हो जाएगा? सिंपल 1/KC के बराबर। काफी ज्यादा सिंपल चीज है। अब सेकंड चीज है हमारे पास स्टोइक्योमेट्री। सेकंड चीज है हमारे पास क्या? स्टोइक्योमेट्री। अब इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़े से इसको अच्छे से समझते हैं। ये क्या बता रहा है? स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री क्या बोल रहा है? फिर सिमिलर एक एग्जांपल लेते हैं। ए से बी है तो इसका केसी क्या है? इसका केसी है बी बाय ए। ये चीज तो क्लियर है। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई किया? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखते हैं क्या होता है। 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको लिख दिया हाफ ए और हाफ बी, ठीक है। ये चीज मैंने कर दी, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका भी कुछ केसी डैश नया निकल के आएगा। वो कितना निकल के आएगा? वो होगा b⁴ डिवाइडेड बाय a⁴ ये चीज क्लियर हो रही है? अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो मेन चीज है कि इसमें और इसमें हमें रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालना है तो क्या रिलेशन बनेगा? केसी डैश किसके बराबर होगा? देखो यहाँ से क्या होगा, केसी डैश अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? मुझे इस केसी टू दी पावर क्या करना पड़ेगा? हाफ। अगर मैं केसी टू दी पावर हाफ कर देता हूँ तो क्या ये निकल के आ जाएगा? हाँ, निकल के आ जाएगा। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि मैंने जिस फैक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था वही फैक्टर मेरा यहाँ चला गया। ये वाला जो फैक्टर था, ये वाला फैक्टर मेरा कहाँ चला गया? यहाँ। मतलब इससे पता चल रहा है कि अगर मैं किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी पावर में चला जाता है। चीज क्लियर हो रही है क्या बोल रहा हूँ? एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दिया। n, तो n से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? Na और nb, है ना। इसका कुछ केसी डबल डैश मान लेते हैं, तो वो क्या होगा? b⁴n अपॉन a⁴n।
अब अगर मुझे कोई बोले कि बताओ इसके इसमें अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो बताओ इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंजेस हो, तो कुछ समझ सकते हो। देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, बी बाई ए तो लिखा हुआ है, बस पावर क्या हो गया n। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो के सी डैश निकल के आ रहा है वो के सी डैश किसके बराबर निकल के आ रहा है, के सी टू की पावर n के बराबर। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर मैं किसी रिएक्शन में किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो फैक्टर उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाता है। चीज क्लियर है, काफी सिंपल सी चीज है, मैथमेटिकली चीजें समझ में आ रही होगी कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद चलते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है 2H2 गैस प्लस O2 गैस से कन्वर्ट हो रहा है 2H2O गैस में, ठीक है। तो खुद बताओ इसका केसी कैसे लिखा जाएगा, इसका केसी कैसे लिखा जाएगा, इसका केसी लिखा जाएगा H2O2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 का स्क्वायर इंटू O2, ठीक है। इसका केसी लिखा जाएगा। मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय हाफ, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये रिएक्शन हो जाएगी H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस जो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा H2O गैस में। ये चीज़ क्लियर हो रही है। अगर ये रिएक्शन हमारे पास निकल के आए तो इसका मैं जो केसी उसको केसी डैश बोल देता हूँ, वो केसी डैश किसके बराबर होगा, वो केसी डैश बराबर होगा H2O डिवाइडेड बाय H2 इंटू O2 टू दी पावर हाफ, ठीक है। अब खुद बताओ कि अगर मैंने इस रिएक्शन में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके केसी पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका जो नया केसी निकल के आएगा वो केसी डैश किसके बराबर होगा, केसी टू दी पावर हाफ के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिंपल सी चीज़ पता चल रही है कि अगर मैं किसी रिएक्शन में किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो फैक्टर उसकी पावर में चला जाएगा, याद रहेगा सिंपल सी चीज़। थर्ड फैक्टर देखते हैं। थर्ड फैक्टर है हमारा मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस, मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है ए से बी, ठीक है, जिसका कुछ K1 डिफाइन है, ठीक है, और एक रिएक्शन दिया हुआ है C2D जिसका कुछ K2 डिफाइन है, ठीक है। अब खुद बताओ कि इसका K1 कैसे लिखा जाएगा, इसका K1 लिखा जाएगा B बाई ए करके, इसका K2 कैसे लिखा जाएगा, इसका K2 लिखा जाएगा D बाई सी करके। ये चीज़ क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों इक्वेशन से, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है कि एक इक्वेशन दे दी a प्लस सी से b प्लस डी, और मुझे इस इक्वेशन का k फाइंड आउट करना, इस इक्वेशन का k क्या होगा। तो पहली चीज तो ये है कि मैं फाइंड आउट करूंगा कि ये इक्वेशन मुझे कैसे मिल सकती है। तो ये रिएक्शन कैसे मिलेगी, सिंपल सा देखोगे तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या मुझे वो इक्वेशन मिल जाएगी। तो मुझे अगर मैं कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड तो मुझे वो रिएक्शन मिल जाएगी। चलो बढ़िया। अब मुझे इस रिएक्शन का के लिखना है, के क्या होगा इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का के होगा बी इंटू डी डिवाइडेड बाय ए इंटू सी, ये होगा ना, बढ़िया। तो वो मैंने लिख दिया। अब खुद देखोगे कि b बाई ए की वैल्यू क्या है, b बाई ए की वैल्यू क्या है K1, तो मैंने वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी K1, बहुत बढ़िया। d बाई सी की वैल्यू क्या है, d बाई सी की वैल्यू है यहाँ पे K2, तो मैंने K1 इंटू K2। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो K निकल के आ रहा है वो किसके बराबर निकल के आ रहा है, K1 इंटू K2 के बराबर। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि अगर हम दो रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं तो उन दो रिएक्शंस को ऐड करने पे उनका जो K है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन दी हुई है और उन रिएक्शन को अगर ऐड कर दिया जाता है तो उनका K मल्टीप्लाई में चला जाता है। रिएक्शंस को ऐड करने पे K मल्टीप्लाई हो जाता है। एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, ये तो फर्स्ट केस था हमारा, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस देखते हैं यहाँ पे, और सेकेंड केस देखते हैं। सपोज हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है a प्लस डी से b प्लस सी, ये हमारे पास दे दिया सपोज। अब खुद सोचो कि ये वाली रिएक्शन कैसे आएगी, ये वाली रिएक्शन कैसे आएगी कि पहले वाली रिएक्शन में a तो इस साइड है ना, तो पहली वाली रिएक्शन में तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 है वो तो मैंने सिमिलरली रख दिया, लेकिन इधर d आ गया, लेकिन इधर d आ रहा है ना, इधर प्रोडक्ट में, इधर रिएक्टेंट में, मतलब मैंने इस रिएक्शन को क्या किया है, रिवर्स।
मतलब इक्वेशन 1 को मैंने माइनस कर दिया इक्वेशन 2 से, मैंने इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया इक्वेशन 2 से, तब जाके मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। बहुत बढ़िया। अब मुझे इस इक्वेशन का के डैश लिखना है। इस इक्वेशन का के डैश कितना होगा? इस इक्वेशन का के डैश होगा b इंटू सी डिवाइडेड बाय a इंटू बी। अब खुद देखो b बाय a की वैल्यू क्या है? b बाय a की वैल्यू है k1, तो ये लिख दिया k1 इंटू c बाय d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन मुझे c बाय d की वैल्यू नहीं पता, मुझे d बाय c की वैल्यू पता है। तो d बाई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से d बाई सी बाई डी की वैल्यू चाहिए, लेकिन d बाई सी की वैल्यू k2 है, तो c बाई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बाई k2। तो ये हो जाएगी 1 बाई k2, और 1 बाई k2 हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? k1 बाई k2। तो क्या पता चल रहा है कि अगर दो रिएक्शंस को मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो उनका k क्या हो जाता है? डिवाइड में चला जाता है, मतलब k1 बाई k2 हो जाएगा। और अगर मैंने उन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया तो उनका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब प्लस करने पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर जाता है और माइनस करने पे डिवाइड हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन से इन फैक्टर्स को अच्छे से थोड़ा समझते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a से b के लिए k1 है, b टू c के लिए k2 है और c टू d के लिए k3 है, ठीक है। ये तीन इक्वेशन दी हुई है, उनके करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दिया हुआ है। और मुझे लिखा हुआ है कि फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ k1 k2 k3 फॉर, एक तो इस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है क्या होगा, और एक इस रिएक्शन के लिए करना है, ठीक है। तो समझते हैं पहले क्या होता है चीज़ें, तो आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं पहली बात करूं कि मुझे ये वाली रिएक्शन चाहिए, ठीक है, ए टू डी। तो रिएक्शन लिखा हुआ है सबसे पहले पास मेरे पास ए टू बी, ठीक है। इसका K1 है, इसका K1 खुद बताओ क्या होगा? इसका K1 होगा B बाय ए, ठीक। रिएक्शन सेकंड लिखी हुई है B2C, इसका K2 क्या होगा? इसका K2 होगा C बाय बी। और रिएक्शन लिखी हुई है C2D, तो इसका K3 क्या होगा? इसका K3 होगा तुम्हारे पास D बाई सी। ये चीज़ क्लियर है? D बाई सी आर, बहुत बढ़िया। अब मुझे फर्स्ट वाला पॉइंट सेटिस्फाई करना है, तो अगर मुझे A से D लिखना है तो A से D कर लेगा, अगर K जो होगा वो किसके बराबर होगा? K बराबर होगा D बाई ए होगा। और कुछ सोचो, एक तो ये तरीका समझ सकते हैं कि अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, ऐड करने पे क्या होगा? सिंपल सा देखना अच्छे से, ऐड करने पे ये b से ये b कैंसिल आउट होगा, ये c से ये c कैंसिल आउट होगा, तो बच क्या जाएगा? a टू d। मतलब हमें इन तीनों इक्वेशन को क्या करना है? सिंपल ऐड करना है। सिंपल ऐड करोगे तो k क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तरीका तो वो हम समझ चुके। दूसरा तरीका d बाई ए चाहिए, d बाई ए चाहिए तो जैसे कि अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो k1 k2 क्या क्या है? मल्टीप्लाई, तो k1 k2 k3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? देखो कुछ सोचो, ये b से ये b कैंसिल आउट होगा, ये c से ये c कैंसिल आउट होगा, बच क्या जाएगा? d बाई ए। मतलब जो k इज इक्वल टू हो जाएगा वो किसके बराबर होगा? k1 इंटू k2 इंटू k3 के बराबर। मतलब ये तीनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो तुम्हारे पास क्या आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा हूँ, तो ये वाली इक्वेशन कैसे मिलेगी? ये वाली इक्वेशन मिलेगी 1 + 2 + 3। ये समझ में आ रही है? इसको इक्वेशन नंबर 4 पुट कर देता हूँ मैं। तो इसका k कितना होगा? k1 इंटू k2 इंटू k3। फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारी रिएक्शन है D2A। अब तुम A से D का निकाल चुके हो, तो क्या तुम D से A का निकाल सकते हो? बस रिवर्स कर दी तुमने इक्वेशन। तो अगर तुमने रिवर्स इक्वेशन कर दी तो k डैश किसके बराबर हो जाएगा? k डैश बराबर हो जाएगा 1 बाय k। और अगर k डैश हो जाएगा 1 बाय k तो ये आंसर हो जाएगा k1 इंटू k2 इंटू k3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा k डैश और ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट वाले का k। ठीक है, चीज़ क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे से। जैसे कि लिखा हुआ है A से B के लिए K1 है, C टू B के लिए K2 है और C टू D के लिए K3। तो मुझे D टू A के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। A से B है K1, K1 की वैल्यू कितनी है? K1 की वैल्यू हो जाएगी B बाई ए, बहुत बढ़िया। फिर C टू B, C टू के B के लिए K2 है जो वैल्यू हो जाएगी B बाई C, और K3 है तो C टू D, तो K3 है हमारे पास D बाई सी, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 पुट कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे इक्वेशन नंबर 4 चाहिए, मुझे D2
ए चाहिए, इक्वेशन नंबर 4, इसका के मुझे फाइंड आउट करना है, इसको इक्वेशन नंबर 4 दिया हुआ। खुद सोचो कि इक्वेशन नंबर 4 में कैसे ला सकता हूँ। तो अगर मुझे 4 इक्वेशन लानी है तो खुद सोचो, डी किस साइड है, डी है रिएक्टेंट साइड, लेकिन यहाँ पे डी किसके साइड दिया हुआ है, प्रोडक्ट साइड। मतलब मुझे थर्ड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो मैंने लिख दिया कि -3, थर्ड रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब मैंने उसको रिवर्स करने के लिए माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ए किस साइड है, ए है मेरा इस साइड, लेकिन मुझे किस साइड चाहिए, प्रोडक्ट साइड में। मतलब मुझे फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मैंने -½ कर दिया। ठीक है, रिवर्स करने को मैं नेगेटिव यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि तुम्हारा जो भी सपोज ए इधर चला जाएगा तो बी इधर रहेगा, तो ये बी से ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस तुम्हें क्या करना है कि सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, उसके साथ ऐड करना है। तो तुम्हें फोर्थ वाली इक्वेशन अपने आप मिल जाएगी। खुद देखो एक बार, अपने आप चीज समझ में आ जाएगी। तो अगर मुझे -3 करना है, -3 करने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा थर्ड वाला है इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, 1/k3 इंटू 1 को भी रिवर्स करना है, मतलब क्या करना है, 1/k1, और 2 को ऐड करना है, मतलब क्या करना है, इंटू k2। तुम्हारे पास फोर्थ इक्वेशन का k कितना निकल के आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास k2 डिवाइडेड बाय k1 इंटू k3। चीज क्लियर हो रही है। थोड़ा सा चीजें बस तुम्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इन सब इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन कैसे निकाली जाए। और थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे, किसी फैक्टर से देखोगे, तो तुम्हें चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएगी कि ये इक्वेशन कैसे लाई जाए। बस उसके करस्पॉन्डिंग फिर तुम्हें इस इक्वेशन के लिए जो भी पैरामीटर लग रहे हैं, जैसे कि मैंने थर्ड इक्वेशन को रिवर्स किया, फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स किया, सेकंड को ऐड किया, उस तरीके से अगर रिवर्स किया है तो 1/, हो जाएगा, रिवर्स किया है तो 1/, हो जाएगा। सिमिलर लिखा है तो k2 हो जाएगा। बस तीनों को ऐड कर दिया तो k आ गया। k आने के बाद तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ये। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, a से b k1 है, 2c से 2b k2 है, d/2 से c/2 k3 है, और हमें a से d के लिए k फाइंड आउट करना है। तो अगर a से d के लिए k फाइंड आउट करना है तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 पुट कर दिया। ठीक है, मुझे अगर इक्वेशन नंबर 4 चाहिए तो अगर तुम देखोगे तो इधर a है, इधर भी a है, मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो मैंने लिख दिया सिंपल a से b, तो ये k1 हो गया इसका, इसमें कोई चेंज करना नहीं है। अब मुझे इधर क्या चाहिए, इधर चाहिए मुझे d, लेकिन इधर d लिखा हुआ है ना, तो इधर d को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो क्या रिवर्स करने से काम हो जाएगा, रिवर्स करने से काम नहीं होगा। रिवर्स करने के साथ हमें और क्या करना पड़ेगा, इधर d है लेकिन इधर d/2 है, मतलब मुझे इस थर्ड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c2d। तो ये क्या होगा, रिवर्स किया तो 1/k2 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 1/k2 स्क्वायर हो गया। अब तुम खुद देखोगे कि इधर c आ गया है, ठीक है, और इधर b है, लेकिन k2 वाली रिएक्शन के अंदर, सेकंड वाली रिएक्शन के अंदर इधर b है, तो मुझे इस b को भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। और अगर इस b को भी रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन b को रिवर्स करने से काम हो जाएगा नहीं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन है तो हमें डिवाइड/2 भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल b2c हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/, सॉरी ये k3 था, ये k2 टू दी पावर हो जाएगा हाफ। ये चीज सही है। अब हमारे पास 3 इक्वेशन मिल चुकी है, a से b, c2d, b2c। तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मुझे कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी, a2d। तो इसका k सिंपल क्या होगा, इस k को हम तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या होगा, ऐड करने पे हमारा सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k1 इंटू 1/k3 का स्क्वायर इंटू 1/k2 टू दी पावर हाफ। ये चीज हो जाएगी हमारा नेक्स्ट k1। ठीक है, अच्छे समझोगे क्या किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 3b से 3a गए तो k1, 2c से 2b गए तो k2, और c to d गए तो k3 है। ठीक है, और d to a से हमें फाइंड आउट करना है की। अब कुछ सोचो, मुझे इधर d चाहिए, इधर d चाहिए ना, इधर लेकिन k3 में क्या दिया हुआ है, डिफरेंट साइड d दिया हुआ। तो मैं क्या करूंगा, थर्ड वाली इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, और इसको इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है इसको मैं रिवर्स कर दूंगा। थर्ड वाली इक्वेशन को रिवर्स करने पे हमें क्या पता चलेगा कि d2c हो जाएगा, d2c हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/k3। तो एक तो ये चीज होगी, चलो बहुत बढ़िया है। अब मुझे ए साइड चाहिए, ए साइड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है, तो 3 से मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया,
तो ये हो जाएगा मेरा B2A, तो K1 क्या हो जाएगा, K1 टू दी पावर हो जाएगा 1/3। ये चीज़ क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया। अब समझोगे इस चीज़ को कि तुम्हारा b जो है वो किस साइड है, इस साइड है, तुम्हारा b इस साइड है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड करने के लिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, C2b, तो इसका k कितना हो जाएगा, इसका k हो जाएगा K2 टू दी पावर हाफ। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब अगर इन तीनों इक्वेशन को तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, तुम्हारे पास निकल के आएगा D2A निकल के आएगा। तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे क्या होगा, 1/K3 इंटू K1 टू दी पावर 1/3 इंटू K2 टू दी पावर हाफ। ये तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका सिंपल k। अब हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ मैं एक बार और। इसके अंदर हमने सिंपल क्या किया था, इसके अंदर हमने क्या किया, सिंपल जो फर्स्ट वाली इक्वेशन तो उसको तो सिमिलर रखा, सेकेंड वाली इक्वेशन को, जो सेकेंड वाली इक्वेशन थी इसको मैंने क्या किया, रिवर्स किया, और रिवर्स करने के बाद मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2/2। फिर थर्ड वाली इक्वेशन को भी मैंने रिवर्स किया और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, 4। ये चीज़ समझोगे थोड़ा, ये चीज़ क्या लिखी हुई है। इसी तरीके से इस वाले में अगर मुझे ये फोर्थ वाली इक्वेशन चाहिए, तो फोर्थ वाली इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्थ वाली इक्वेशन इज इक्वल टू हो जाएगा K1 टू दी पावर 1/3, मतलब क्या करना पड़ेगा, 1 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। K2 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 2/3 करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे, इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन नंबर 3 माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी, 4। तो ये थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा। जो भी चीज़ें समझाई जा रही है उनको अच्छे से जाके पढ़ा करो, अच्छे से जाके चीज़ें समझा करो। तब तक के लिए रहेगा बाय।